तो डियर हम आपके साथ अब रिवाइज कर रहे हैं मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो आपको पता है डियर मैट क्या होता है और कैसे लगता है, तो मेरी बात पे जल्दी से ध्यान दीजिएगा। लेट्स से कि कंपनी है डियर, कोई भी कंपनी है। और हाँ, एक और छोटी सी बात, मैट जो होता है डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट एसोसीज पे लगता है। अगर हम नॉन कॉर्पोरेट एसोसीज की बात करें तो नॉन कॉर्पोरेट एसोसीज पे मैट नहीं लगता, उनके ऊपर लगता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT, जिसकी हम आपके साथ बात करेंगे कुछ समय के बाद। ठीक है, तो मेरे साथ साथ देखेंगे डियर, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन हो, चाहे वो पब्लिक हो या फिर वो प्राइवेट हो, इररिस्पेक्टिव, वो उनके साथ वो मतलब बेसिकली उनके साथ काम कैसे आगे बढ़ता है, ये अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाती है एज पर कंपनीज एक्ट। और इवन स्टेटमेंट ऑफ P&L भी कहना सही नहीं है, मीन्स वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और 2013 चल रहा है। और हाँ, इसमें ना जो फिर इससे वो क्या निकालती हैं, अपने प्रॉफिट्स। अच्छा, इससे वो निकालती हैं अपने प्रॉफिट्स। तो ये जो प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, अगर हम नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट की बात करें तो इन प्रॉफिट्स को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। इन मतलब इस प्रॉफिट में हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। कैसे? एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और साथ में हमें क्या लगाना पड़ता है, ICDS इफ एप्लीकेबल। और फिर यहां से हम निकालते हैं टैक्सेबल इनकम, और इस टैक्सेबल इनकम से फिर हम रेट लगा देते हैं 25% या फिर 30%, और अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल जाती है। अच्छा, तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे सर क्या हम ATR वगैरह ऑप्ट करेंगे तो क्या हमारा रेट ऑफ टैक्स चेंज नहीं हो जाएगा? डियर, अगर आप ATR ऑप्ट करते हैं कंपनीज के लिए, डियर आपको पता है 2 मेन ATRs हैं, जिसके हम आपके साथ थोड़ी देर के बाद ही बात करेंगे। एक है 115BAA, दूसरा है 115BAB। तो अगर हम 115BAA की बात करें तो वो आपको अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम में 22% का रेट देता है, और अगर हम 115BAB की बात करें तो आपको 15% का रेट देता है। 115BAB लगता है डियर फ्रेंड्स इन केस ऑफ दी न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज के केस में। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने ATR ऑप्ट कर लिया तो आपके ऊपर मैट नहीं लगता। हम मैट सिर्फ उन्हीं एंटिटीज पे लगाते हैं जिन्होंने ATR ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, तो हमने आपका यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट, उस पर हमने टैक्स लगा के हमने आपका टैक्स पेबल निकाल दिया। सेकेंड, इसी प्रॉफिट को हम उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और इस प्रॉफिट को हम एडजस्ट करेंगे एज पर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 JB2, और यहां से हम निकालते हैं बुक प्रॉफिट, और इस बुक प्रॉफिट में हम रेट लगाते हैं एट द रेट ऑफ 15% या फिर 9% एज द केस में भी, और यहां से आपका निकलता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। यहां से आपका आइडेंटिफाई होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मैं यहाँ पे 2-3 छोटी बातें और करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने जो प्रॉफिट्स जिस स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकाला है, हमने जो प्रॉफिट जिस स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकाला है, वो वही स्टेटमेंट ऑफ P&L होगा जो आपने अपने AGM में अपने मेंबर्स के सामने रखा था, मींस आपने अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखा था। और एक और छोटी सी बात, लेट्स से कि अगर आपने 2 अलग अलग सेट ऑफ बुक्स अकाउंट्स बना लिए, एक आपने बना लिया फॉर दी प्रेजेंटेशन इन AGM और एक आपने बना लिया लेट्स से फॉर दी पर्पस ऑफ मैट, तो ऐसे सिचुएशन में डियर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी, अकाउंटिंग पीरियड वगैरह जो होगा, या फिर डेप्रिसिएशन का जो मेथड और रेट होगा, वो वही होगा जो कि आपने उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए यूज किया है, जो कि आपने अपने मेंबर्स के सामने रखे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप अपने शेयर होल्डर से तो कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे, भले आप टैक्स अथॉरिटी से आप जो है वो मतलब झूठ बोलते हैं, बट डियर जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, आप उनसे तो डियर कम से कम लाई नहीं करेंगे। तो हम वही वाली चीजें लगाएंगे, और हम यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L लेंगे, और यहाँ से हम आपके प्रॉफिट्स आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका रास्ता होता है। दिस रूट इज बेसिकली डील्स विद मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। यहाँ पे एक और छोटी सी बात मैं और करना चाहूंगा यहाँ पे, कि ध्यान दीजिएगा, हमने आपके प्रॉफिट्स उठाए, और इन प्रॉफिट्स में हम सिर्फ वही एडजस्टमेंट करेंगे जो कि एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 JB2 में दिए गए हैं। फिर से आपको डियर मैट के कंप्यूटेशन के लिए अपने प्रॉफिट्स में सिर्फ वही एडजस्टमेंट करने हैं जो कि एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 JB2 में दिए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो टायर्स के केस में बहुत क्लियरली कह दिया, अपोलो टायर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया कि साहब असेसिंग ऑफिसर अपनी मन मर्जी से कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। मैट के लिए जब वो बुक प्रॉफिट को कंप्यूट करेगा तो वहां पे सिर्फ वही एडजस्टमेंट अलाउड है जो कि आपको कैटेगोरिकली
एक्सप्लेनेशन विंडो सेक्शन 115 GB2 में दी गई हैं। आप असेसिंग ऑफिसर अपनी मन मर्जी से अपने दिमाग के मतलब घोड़े कहीं भी लेके नहीं जा सकता और उसको सिर्फ उन्हीं एडजस्टमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है, ठीक बात है। और दूसरा, जब आप एक्सप्लेनेशन विंडो सेक्शन 115 GB2 लगाएंगे उस वहाँ पे आपको ICDS नहीं लगाना, ICDS नहीं लगाना, ICDS नहीं लगाना। तो इसका मतलब मैट की जब हम कंप्यूटेशन करेंगे तो हम ICDS नहीं लगाएंगे, बट हाँ जब आप AMT की कंप्यूटेशन करते हैं डियर तो वहाँ पे ICDS लगाना पड़ जाता है। तो चूंकि आप फाइनल, चूंकि डियर ये फाइनल का जो मतलब लेवल है, इसलिए आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैट की कंप्यूटेशन के लिए ICDS रेलेवेंट नहीं है, बट AMT की कंप्यूटेशन के लिए ICDS रेलेवेंट है, ठीक है। अच्छा, तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, अपोलो टायर्स लिमिटेड वर्सेस CIT 2002 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? टू डिटरमाइन द बुक प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ मैट, असेसिंग ऑफिसर कैन मेक ओनली दोज एडजस्टमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन वन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 GB2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा आप किसी भी तरीके का कोई और एडजस्टमेंट नहीं कर सकते जो यहाँ पे आपको दिया गया है, सिर्फ आप उन्हीं एडजस्टमेंट को फॉलो कर सकते हैं। कहते हैं साहब, एंड कैन नॉट गो बिहाइंड द नेट प्रॉफिट शोन इन द ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L एज पर द कंपनीज एक्ट और अदर स्पेसिफिक लॉ। मतलब साहब मुद्दे वाली बात यह है कि आपने ये नहीं कि आपने जो है कंपनी के P&L अकाउंट से प्रॉफिट उठाया और आप अपनी मन मर्जी का कुछ भी एडजस्टमेंट कर दें कि यार ये भी अलाउ नहीं होना चाहिए, वो भी अलाउ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। जो आपको एक्सप्लेनेशन विंडो सेक्शन 115 GB2 में दिया आपको सिर्फ वही कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा, तुमने कहा कि जो मैट की जो लाइबिलिटी का जो टैक्स रेट होता है डेट इज 15%, बट अगर आप एक ऐसी एंटिटी हैं जो कि लोकेटेड है इन IFSC और अगर अपनी वो इनकम अर्न करती है इन सोइली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, सोइली इन दी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो उस केस में डियर मैट लगेगा, बट मैट का जो रेट है वो 9% रहेगा इंस्टेड ऑफ 15%। ध्यान दीजिएगा डियर, ऐसी जो एंटिटीज होती हैं, चलें थोड़ा सा आपसे मतलब टॉपिक से हट के बात कर लें। ऐसी जो एंटिटीज होती हैं जो कि मीन्स लोकेटेड होती हैं IFSC में, इन एंटिटीज के ऊपर डियर STT नहीं लगता, इनके ऊपर कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी नहीं लगता, बट हाँ इनके ऊपर मैट लगता है, इनके ऊपर मैट लगता है, बट किस रेट पे लगता है? एट अ रिड्यूस रेट ऑफ 9% इंस्टेड ऑफ द जनरल रेट ऑफ 15%, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा था कि अगर लेट्स से अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट ऑफ P&L या फिर अगर आप मल्टीपल बुक्स अकाउंट्स बनाते हैं तो हम मैट के पर्पस के लिए जो आपका बुक्स अकाउंट्स कंसिडर करेंगे उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और मेथड एंड रेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मींस डेप्रिसिएशन वो सेम रहेगा जो कि आपने अपने AGM के लिए दिए थे। शैल बी सेम एज हैज बीन अडॉप्टेड फॉर द प्रिपरेशन फॉर प्रिपेयरिंग सच अकाउंट्स इंक्लूडिंग SPL एंड डिलेड बिफोर द कंपनी एट इट्स AGM। मतलब AGM में जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के सामने जो स्टेटमेंट रखेगी उसमें डियर फ्रेंड्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और मींस डेप्रिसिएशन का रेट और मींस मतलब मेथड दे शुड बी सेम फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट फॉर मैट ऑल्सो, ठीक है। अब मुद्दे वाली बात है डियर, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 GB2। और अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी तो आपको सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको डियर फ्रेंड्स ऑन योर फिंगर टिप हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी तो। देखेंगे, for computing the book profit as shown in the statement of P&L for the relevant previous year under section 115 GB2 shall be increased by the following। अच्छा, जैसे हम कहते हैं shall be increased by the following, तो साहब इंक्रीज तो आपको तब करना है ना जब आपने ऑलरेडी में क्या किया हो, डेबिट किया हो, ठीक है। इफ द अमाउंट रेफर्ड इन A to I is already debited in the SPL, तो एक एक करके बात करते हैं। इनकम टैक्स इंटरेस्ट सरचार्ज, तो लेट्स से कि अगर आपने अपने बुक्स अकाउंट्स में जो आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया, अगर लेट्स से कि अगर आपने उसमें अपने इनकम टैक्स को, इंटरेस्ट को, सरचार्ज को माइनस कर दिया तो साहब उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई इंटरेस्ट जो कि इनकम टैक्स से डील करती है या किसी भी तरीके का कुछ भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह सबको ऐड बैक करना पड़ेगा। मींस बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए आप इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन वगैरह कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी माइनस कर दिया तो ऐड बैक करो। ध्यान, तो मेरी बात पे थोड़ा सा मतलब डियर फ्रेंड्स मतलब ध्यान देंगे। अगर इनकम टैक्स में पेनल्टीज हैं तो वो ऐड बैक नहीं होनी, बट सर पेनल्टी वगैरह तो ऐड बैक तो सर पर सर पेनल्टी वगैरह तो अलाउड नहीं होना चाहिए। डियर, वो आपका कहना सही है। और अगर हम नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से अगर आपके प्रॉफिट्स को कंप्यूट करें और अगर आपने लेट से इनकम टैक्स की पेनल्टी माइनस कर दी तो हम आपकी इनकम को ऐड बैक करते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो टायर्स के केस में क्लियरली कह दिया कि सर जी जो भी एक्सप्लेनेशन 1 में लिखी हुई बातें हैं आप उसके से आप थोड़ा सा भी डिविएट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिविएट इवन अ सिंगल इंच फ्रॉम ऑल दीज आइटम्स व्हिच इज बीइंग मेंशन्ड हियर। तो लेट्स से अगर इनकम टैक्स एक्ट की अगर पेनल्टीज हैं तो ऐड बैक नहीं होनी, वेल्थ टैक्स है वो ऐड बैक नहीं होना, GST है वो ऐड बैक नहीं होना,
STT है, CTT है, कुछ भी एडबैक नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ क्या एडबैक होना है, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, सरचार्ज वगैरह। और उसमें जो उस पर जो आपका जो अकॉर्डिंगली, जैसे कि अगर आप इंटरेस्ट को देखें तो TDS का इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC हो सकता है। अच्छा, आगे आते हैं, देखेंगे रिजर्व्स। तो अगर आपने लेट से रिजर्व्स के नाम का अगर आपने अपने पैसा पैसा है, अगर आपने ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L से ट्रांसफर करके अगर आपने किसी भी मीन्स रिजर्व में अगर आपने भेजा है, चाहे उस रिजर्व का कुछ भी नाम हो, चाहे उस रिजर्व को आपको किसी स्टेट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से ही बनाना हो, हम कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे, सब कुछ एड बैक करना पड़ेगा। अच्छा, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन्ड लायबिलिटीज। डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटीज आपकी दो तरह की हो सकती हैं, असर्टेन्ड लायबिलिटीज और अनअसर्टेन्ड लायबिलिटीज। तो अगर आपने असर्टेन्ड लायबिलिटीज के लिए प्रोविजन बनाया, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। हाँ, असर्टेन लायबिलिटीज के लिए डियर बहुत बार आप इनकम टैक्स एक्ट में नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड एज पर ICTS। ठीक बात है, बट बुक प्रॉफिट के कंप्यूटेशन के लिए आप असर्टेन लायबिलिटीज का प्रोविजन क्लेम कर सकते हैं, अनअसर्टेन लायबिलिटीज का प्रोविजन क्लेम नहीं कर सकते। तो लेट्स से कि अगर आपने ग्रेच्युटी पेएबल की वैल्यूएशन की ऑन सम साइंटिफिक बेसिस लाइक एक्चुअली वैल्यूएशन, तो हम इसको ये मानते हैं कि इट इज अ सर्टेन लायबिलिटी, उसका प्रोविजन एड बैक नहीं करना। ठीक है, आगे आते हैं प्रोविजन फॉर लॉस फॉर सब्सिडरी कंपनी। तो साहब अगर सब्सिडरी के लॉसेस के लिए अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया, हम कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। डिविडेंड चाहे पेड है, पेएबल है, इक्विटी पे है, चाहे मतलब प्रेफरेंस पे है, कुछ भी हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपने माइनस कर दिया बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए, हम उसको एड बैक करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम। डियर मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, जो एग्जेम्प्ट इनकम होते हैं वो जनरल या फंडामेंटल इनकम टैक्स का रूल है कि एग्जेम्प्ट इनकम शुड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स पेएबल, चाहे वो बुक प्रॉफिट हो, चाहे वो आपका रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से। तो हमने कहा कि इनकम कि अगर आपके कोई एग्जेम्प्ट इनकम आते हैं जो कि दिए गए हैं सेक्शन 10 में, 11 में या फिर 12 में, वो एग्जेम्प्ट इनकम बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा। फिर से वो एग्जेम्प्ट इनकम बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा। तो लेट्स से कि अगर अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में कोई एग्जेम्प्ट इनकम क्रेडिट कर दी, तो साहब उस एग्जेम्प्ट इनकम को माइनस कर दो, हमें आपसे उस पर मैट नहीं चाहिए। तो सर अगर हम आपसे अगर वो इस इनकम पे मैट नहीं ले रहे, तो क्या हम उस इनकम के एक्सपेंडिचर्स का आपको मीन्स डिडक्शन अलाउ करेंगे? नहीं। तो अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर वगैरह एग्जेम्प्ट इनकम के कॉन्टेक्स्ट में क्लेम किया, उसको एड बैक कर दो टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट। ठीक बात है, बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दें, यहाँ पे सिर्फ डियर फ्रेंड्स 3 सेक्शन मेंशन्ड है, 10, 11, 12। लेट्स से अगर आपकी 10AA की इनकम है तो उस पर डियर मैट लग जाएगा, 10AA की इनकम पे मैट लग जाएगा। और 10AA की इनकम के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई एक्सपेंडिचर है, उसको आपको डिडक्ट नहीं करना, डेट इज अलाउड। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम AOP BOI। हमने आपके साथ डियर इसी वाले पार्ट 1 में असेसमेंट ऑफ AOP और BOI भी देखा हुआ। वहां पे हमने आपके साथ देखा हुआ है कि AOP BOI को, अगर AOP BOI के सारे मेंबर्स की खुद की इनकम अदर देन द शेयर फ्रॉम AOP BOI अगर लेस है, अगर अप टू है द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ऐसे सिचुएशन में AOP BOI को जो टैक्स रेट पे करना पड़ता है वो पे करना पड़ता है एट द रेट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल। बट अगर लेट से AOP BOI के किसी भी अगर एक भी मेंबर की टोटल इनकम उस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो डियर उस AOP या BOI को टैक्स पे करना पड़ता है एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट और एट अ रेट हायर देन द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये सारी बातें हमने आपके साथ डियर फ्रेंड्स मतलब डिटेल में रिवाइज की हैं AOP और BOI के असेसमेंट में। अब मुझे बताएं, अगर किसी AOP की मेंबर है कंपनी, तो क्या कंपनी का कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है? नहीं सर, कंपनी में तो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है। तो इसका मतलब ऐसी कंपनी को डियर हमेशा जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो किस रेट पे करना पड़ेगा? इधर एट द MMR और एट अ रेट हायर देन द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। क्या आप समझ पा रहे हैं MMR का मतलब क्या? MMR का मतलब कितना हुआ सर जी? 30% प्लस 37% का सरचार्ज प्लस 4%, तकरीबन 43%। तो साहब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अब लेट्स से कि मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसका कोई AOP में कोई शेयर है, तो उस AOP ने उस इनकम पे ऑलरेडी मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स दे दिया और उसके बाद उसने मेरा शेयर मुझे ट्रांसफर किया, तो क्या सरकार इस पे फिर से मुझसे मैट ले ले? क्या डियर ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो जाएगा? हमने कहा हाँ। तो हमने कहा ठीक है सर जी, आपकी उस AOP को जो इनकम का शेयर होगा, जो आपने अपने P&L अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, हम उसको बुक प्रॉफिट के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे। मीन साहब उस पर आपको मैट नहीं देना। तो अगर वो इनकम इंक्लूड नहीं होगी तो क्या उसका एक्सपेंडिचर हम आपको मैट के लिए माइनस करने देंगे? नहीं। तो अगर आपने उस एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया तो साहब उसको एड बैक कर दो। ठीक है,
अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन कंपनीज इन रिलेशन टू पैसिव इनकम। डियर देखेंगे मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, पैसिव इनकम का मतलब होता है इनकम फ्रॉम कैप गेन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, एफटीएस। इनकम फ्रॉम कैप गेन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, फीस फॉर मतलब टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, तो डियर अगर आप देखें तो फॉरेन कंपनीज को जो है हमने भारत देश में डियर बहुत ही ज्यादा कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। जैसे डियर रॉयल्टी या एफटीएस का तो रेट ही कितना है 10% एज पर सेक्शन 115A। इंटरेस्ट का भी रेट बहुत कम होता है, इवन इंटरेस्ट तो साहब एक केस में 4% के रेट पे भी आपको लायबल टू टैक्स होता है। कैप गेन की अगर हम बात करें तो अगर 112A वाला कैप गेन आ गया तो 10%, 111A वाला कैप गेन आ गया तो 15%, और अगर लेट से 112 वाला कैप गेन आ गया नॉर्मल सिचुएशन वाला लॉन्ग टर्म तो साहब 20%, और ज्यादातर केसेस में विदाउट इंडेक्सेशन 10%। ठीक बात है। तो मुझे एक बात बताएं, लेट्स से कि मैंने भारत देश से कोई रॉयल्टी अर्न की जिसपे इनकम टैक्स एक्ट भी कहता है 10% और जिसपे डीटीडब्ल्यू भी कहता है 10%, बट आपने क्या किया, आपने उस वाले इनकम को उठाया और मेरे बुक प्रॉफिट में डाल दिया और मुझसे उस पर 15% का मैट ले लिया, तो क्या डियर आपके डीटीडब्ल्यू का और कंसेशनल टैक्स रेट इनकम टैक्स को देने का क्या पर्पस डिफीट हो गया? हाँ सर। तो डियर ऐसे सिचुएशन में फॉरेन कंपनीज की वो पैसिव इनकम जो कि 15% से कम के रेट पर टैक्स होती है वो मैट के लिए बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगी। मीन्स वो इनकम अगर आपने बुक प्रॉफिट, अगर आपने उस इनकम को अपने एसपीएल में डाला हुआ है तो उस इनकम को वहां से हटा दो, हमें उस पर मैट नहीं चाहिए। तो डियर अगर हम उस इनकम पे मैट नहीं ले रहे तो क्या भारत देश की सरकार को क्या बेवकूफ समझते हैं कि वो आपको उस इनकम के रिगार्ड्स में एक्सपेंडिचर अलाउ करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर माइनस किया उसको ऐड बैक कर दो। यहाँ पे आपका एक छोटा सा सवाल आना चाहिए, अगर बच्चों ने ऑलरेडी अगर सब कुछ रिवाइज किया हुआ है तो एक छोटा सा सवाल आना चाहिए, सर डिविडेंड में तो 115 ये कहता है 20% का रेट ऑफ टैक्स लगेगा और मैट तो साहब सिर्फ 15% का होता है, तो फिर डिविडेंड कैसे आ गया यहाँ पर? डियर डिविडेंड हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है 20%, बट ज्यादातर जो डीटीडब्ल्यू इंडिया ने जो एंटर किए हैं वहाँ पे डिविडेंड भी 10% पे है साहब ग्रॉस बेसिस पे, इसलिए यहाँ पे चूंकि फिर बाद में परेशानी होती है इसलिए हमने यहाँ पे डिविडेंड भी डाल दिया। अच्छा आगे आते हैं, देखेंगे डियर अगर हम बिजनेस ट्रस्ट की थोड़ी सी आपके साथ बात कर लें तो लेट्स से एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड की एक लेट्स से कि 100% सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है पीक्यूआर रियलिटीज। लेट्स से एबीसी लिमिटेड के पास इस पीक्यूआर रियलिटीज के 1 लाख शेयर्स हैं जिसको इन्होंने परचेज किया था ₹1000 पर शेयर। ठीक है, एबीसी लिमिटेड क्या करती है, एक बिजनेस ट्रस्ट स्पॉन्सर करती है, लेट्स से एबी रिट। और यहां पे एबीसी लिमिटेड क्या करती है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, अपने ये जितने भी शेयर्स हैं पीक्यूआर रियलिटीज के इसको इसे ट्रांसफर कर देती है और इसके बदले इसके यूनिट्स ले लेती है। तो हमने क्या देखा कि एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर रियलिटीज के शेयर्स एबी रिट को ट्रांसफर कर दिए। एबी रिट इज व्हाट, इज अ बिजनेस ट्रस्ट, और उसके बदले इनके यूनिट्स ले लिए। तो क्या एक्सचेंज हुआ? हाँ सर। क्या एक्सचेंज ट्रांसफर के डेफिनेशन में शामिल है? हाँ सर। तो क्या इस पे कहीं ना कहीं से कैप गेन बन गया? हाँ सर। बट सेक्शन 47 को अमेंड किया गया और एक उसमें क्लॉज ऐड किया गया जिसमें ये कहा गया कि अगर एक कंपनी अगर बिजनेस ट्रस्ट को अगर एक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करती है इन एक्सचेंज ऑफ दी मींस यूनिट्स ऑफ दैट बिजनेस ट्रस्ट, तो वो साहब कैपिटल गेन पर्पसेस के लिए उस समय ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और इसलिए यहाँ पे कैप गेन नहीं आएगा बिकॉज ये सेक्शन 47 के हिसाब से ट्रांसफर नहीं है। बट हाँ, इसमें कुछ बातें होंगी। पहली बात क्या होगी कि एबीसी लिमिटेड के हैंड्स में इस बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट की जो कॉस्ट होगी मींस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी सेम एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स ऑफ पीक्यूआर रियलिटीज। दूसरा, जब हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कंप्यूट करेंगे एबीसी लिमिटेड के लिए फॉर द एबी रिट के मींस मतलब यूनिट्स की, ऐसे सिचुएशन में डियर जिस पीरियड के लिए आपने शेयर्स वगैरह होल्ड किए हैं इन पीक्यूआर रियलिटीज वो भी पीरियड काउंट होगा। मींस पीओएच ऑफ पीक्यूआर रियलिटी शेयर विल आल्सो बी काउंट। ठीक बात है। तो सर मुद्दे वाली बात क्या? मुद्दे वाली बात बस डियर इतनी है कि इनकम टैक्स के हिसाब से आप देखें तो इनकम टैक्स के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। इनकम टैक्स डियर यहाँ पे ना तो नॉशनल गेन ना तो नॉशनल लॉस दोनों को में से किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। बट परेशानी क्या है कि हमने साहब किया क्या है, हमने ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक बात है। तो
जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया एज पर कंपनीज एक्ट, हो सकता है कि जब आपने शेयर्स को यूनिट से एक्सचेंज किया, जब आपने शेयर्स को यूनिट से एक्सचेंज किया तो एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज आपने उस समय इनिशियल रिकॉग्निशन पे कोई गेन या लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया हो, कोई गेन या लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया हो, और जब आप अपने यूनिट्स को फेयर मार्केट वैल्यू पे रीस्टेट करें तो अगेन आपने कोई गेन या लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया हो। तो साहब दिस गेन और लॉस इज बेसिकली व्हाट, नॉशनल गेन एंड नॉशनल लॉस, जो कि इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए जिसकी कोई भी अहमियत नहीं है। तो सिंपल सी बात, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए ध्यान दीजिएगा, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स के केस में, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स के केस में डियर, लेट्स से कि आपने यूनिट्स पे किसी भी तरीके का कोई नॉशनल गेन रिकॉग्नाइज किया, बहुत ध्यान से, अगर आपने लेट्स से बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स के केस में किसी भी तरीके का कोई नॉशनल गेन रिकॉग्नाइज किया, इधर एट अ टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन या एट अ टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट, या अगर आपने कोई गेन रिकॉग्नाइज किया एट अ टाइम ऑफ सेल। सर गेन रिकॉग्नाइज किया एट अ टाइम ऑफ सेल, गेन को क्यों डियर, ये जो गेन है आपने इन दोनों गेन्स के बाद रिकॉग्नाइज किया ना, इसलिए ये गेन भी सही नहीं रहा। तो चूंकि आपने नॉशनल गेन रिकॉग्नाइज कर लिया और आपने क्रेडिट कर दिया अपने P&L में, इसलिए हम इसको बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए माइनस कर देंगे, मींस रिड्यूस, मींस नॉशनल गेन हम माइनस कर देंगे, वी विल रिड्यूस द नॉशनल गेन। आर यू गाइस गेटिंग? तो अगर आपने कोई नॉशनल गेन अगर आपने क्रेडिट कर दिया, हम उसको माइनस कर देंगे, और इसके लिए जो पॉइंट हमारे पास जो क्लॉज है दैट इज क्लॉज 2E, दैट इज क्लॉज 2E। बट सर नॉशनल गेन तो आपने माइनस करवा दिया, तो क्या एक्चुअल गेन हमें क्रेडिट करना पड़ेगा बुक प्रॉफिट के लिए? हाँ, तो कुछ जो एक्चुअल गेन होगा वो हम क्रेडिट कर देंगे। एक्चुअल गेन टू बी क्रेडिटेड फॉर बुक प्रॉफिट, और इसके जो आपका जो क्लॉज है वो है डियर, नॉशनल गेन हमने कंसिडर कर लिया, जो एक्चुअल गेन होगा वो हम कंसिडर करेंगे। इसके लिए जो पॉइंट है डियर वो है पॉइंट नंबर के, दैट इज पॉइंट नंबर के। एक एक करके हम आपके साथ बात करेंगे इसमें। तो हमने कहा कि अगर हमने नॉशनल गेन अगर हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर लिया था तो उसको माइनस कर दो, पॉइंट नंबर 2E कहता है, और अगर एक्चुअल गेन को आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा एज पर पॉइंट नंबर के। द सेम थिंग अगर हम रिपीट करें फॉर नॉशनल लॉस, तो मुझे क्या बच्चे बताना पसंद करेंगे कि साहब नॉशनल लॉस के केस में क्या होगा। अगर लेट्स से मैंने कोई नॉशनल लॉस माइनस कर लिया, अगर मैंने लेट्स से कोई नॉशनल लॉस माइनस कर लिया, मैंने नॉशनल लॉस कहाँ रिकॉग्नाइज किया होगा? हो सकता है कि मैंने नॉशनल लॉस को रिकॉग्नाइज किया होगा इनिशियल रिकॉग्निशन पे या सब्सिक्वेंट रीस्टेटमेंट पे, या फिर लेट्स से कोई मैंने लॉस रिकॉग्नाइज किया ऑन द सेल ऑफ यूनिट्स, क्योंकि साहब ये जो लॉस है ये नॉशनल लॉस को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करने के बाद है। और अगर आपने ये नॉशनल लॉस अगर आपने ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L से माइनस कर लिया, तो उसको हम ऐड बैक करेंगे, और इसके लिए हमारे पास जो रेलेवेंट पॉइंट है, दैट रेलेवेंट पॉइंट इज पॉइंट नंबर FC। तो साहब अगर आपने नॉशनल लॉस को ऐड बैक किया तो क्या एक्चुअल लॉस आपको अलाउ करना पड़ेगा? हाँ, तो हम एक्चुअल लॉस अलाउ कर देंगे, एक्चुअल लॉस टू बी रिड्यूस्ड, एक्चुअल लॉस टू बी रिड्यूस। और एक्चुअल लॉस को जब हम माइनस करेंगे उसके लिए हम पॉइंट यूज करेंगे पॉइंट नंबर 2F। तो चलें फिर जल्दी से मेरे साथ साथ देख लें पॉइंट नंबर 2F। अच्छा, तो हमने देखा डियर कि जो अगर मींस नॉशनल गेन होगा, अगर आपने उसको ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ उसको माइनस कर दो, अगर एक्चुअल गेन होगा उसको हम मतलब क्रेडिट कर देंगे फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द बुक प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर लेट्स से देयर इज एनी नॉशनल लॉस, हमें उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, और जो एक्चुअल लॉस होगा हम उसको आपको अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से देखेंगे मेरे साथ साथ। अच्छा, नॉशनल लॉस ऑन यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो चूंकि अगर कोई नॉशनल लॉस हुआ है आपको, अगर लेट्स से एट अ टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, या फिर एट अ टाइम ऑफ सेल, या फिर मतलब ट्रांसफर, आपको इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। हमने आपके साथ अभी रीजन देखा था। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट्स, याद करें हमने आपके साथ PGBP केसेस के में किया था। पेटेंट्स में डियर कंपनीज को एक ऑप्शन दिया गया है यार कि आप ना एक ऑल्टरनेट टैक्सेशन मतलब रिजीम ले लें, ग्रॉस आप हमें 10% का टैक्स दे दें 115BBH में। तो चूंकि यार वहां पे हमने आपको एक ऑल्टरनेट टैक्सेशन मतलब रिजीम दी हुई है 10% पे, तो क्या उस पर मैट लगा देने से क्या फिर उस सेक्शन का पर्पस डिफीट हो जाएगा? हाँ, तो अगर लेट्स से कि आपकी कोई पेटेंट की इनकम है जो कि 115BBF में मतलब कवर्ड है, तो उस इनकम पे मैट नहीं लगाएंगे। तो अगर हम उस इनकम पे मैट नहीं लगाएंगे तो क्या उसका हम एक्सपेंडिचर आपको अलाउ करेंगे? नहीं। डेप्रिसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन डियर मैट के
पर्पसेस के लिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लें, मैट के पर्पसेस के लिए डेप्रिसिएशन हम आपको इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से नहीं देंगे, हम आपको डेप्रिसिएशन देंगे एज पर दी कंपनीज एक्ट, जो कि आपने अपनी किताबों में चार्ज किया हुआ है। ठीक है, अंतर बस इतना है कि हम आपको डेप्रिसिएशन में जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट की वजह से डेप्रिसिएशन आ रहा है, हम सिर्फ आपको वो अलाउ नहीं करेंगे, बाकी जो भी डेप्रिसिएशन आपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से चार्ज किया हुआ है आप उसको क्लेम कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन की वजह से अगर कोई मींस डेप्रिसिएशन आ रहा है वो अलाउड नहीं होगा, इसके अलावा आपको सब कुछ अलाउड है। तो सर जी अगर डेप्रिसिएशन अलाउड है तो फिर इसको ऐड बैक क्यों कर रहे हो, ऐड बैक क्यों कर रहे हो? ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन shall be added back for computing book profit if already deducted from profit shown in SPA। तो साहब अगर आपने कहा कि डेप्रिसिएशन तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अलाउड है तो फिर इसको ऐड बैक क्यों कर रहे हो? डियर अभी ऐड बैक कर रहे हैं, बाद में माइनस भी करेंगे रिवैल्यूएशन वाले इंपैक्ट को हटा के। मतलब सिंपल सी बात इतनी है कि हम आपको डेप्रिसिएशन सिर्फ उतना अलाउ करेंगे जो कि विदाउट रिवैल्यूएशन का पोर्शन। तो लेट्स से कि अगर आपने अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन 100 लाख रुपीज का चार्ज किया हुआ है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपने 100 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, 100 लाख रुपीस का, और लेट्स से इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन बनता है 30 लाख रुपए का। ठीक है, चलें तो फिर हमने कहा कि हम आपको जो मतलब मीन्स डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ बुक प्रॉफिट, हम आपको कितना अलाउ करेंगे? 100 लाख रुपीस। भले इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से 30 लाख रुपए बनता था, बट लेट्स ये जो 100 लाख रुपीस है डियर, इसमें 20 लाख रुपए डेप्रिसिएशन रिलेट करता है रिवैल्यूएशन की वजह से। तो हमने आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन तो अलाउ किया, बट हम रिवैल्यूएशन को पूरे इनकम टैक्स में रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो साहब हम आपको क्या करेंगे, हम आपको सिर्फ 80 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। मीन्स हम आपको अभी भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही अलाउ कर रहे हैं, बट कितना अलाउ कर रहे हैं? उतना पोर्शन जो कि रिवैल्यूएशन के अदरवाइज है। ठीक है, तो हमने क्या किया इस वाले पॉइंट में, मीन्स पॉइंट नंबर जी में हमने 100 लाख रुपीस ऐड कर दिया, मीन्स आपके बुक प्रॉफिट 100 लाख से बढ़ा दिए, और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि हमने 80 लाख रुपीस माइनस कर दिया, मीन्स रिवैल्यूएशन वाले इंपैक्ट को हमने घटा के माइनस कर दिया। चलिए, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, और लेट्स से अगर आपने कोई डिफर्ड टैक्स एसेट वगैरह आपने बनाया हुआ है उसको हम बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, अगर आपने एसेट के वैल्यू में कमी के लिए कोई प्रोविजन वगैरह बनाया है वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। आते हैं डियर रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखेंगे लेट्स से कि आपकी कोई एसेट है जो कि 100 लाख रुपीस की है, और आपने इस एसेट को रिवैल्यू किया 200 लाख रुपीस पे। लेट्स से कि कोई प्लांट एंड मशीनरी 100 लाख रुपीस की जिसपे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 20% SLM, आपने उसको रिवैल्यू कर दिया 200 लाख रुपीस पे, और आपने 100 लाख रुपीस जो है वो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में भेज दिया, आपने 100 लाख रुपीस रिवैल्यूएशन रिजर्व में भेज दिया। ठीक है, तो हमने कहा कि जो डेप्रिसिएशन हम आपको बुक प्रॉफिट के लिए अलाउ करेंगे वो हम आपको डेप्रिसिएशन 100 लाख का 20% पे अलाउ करेंगे, मींस 200 लाख के 20% पे अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा, जो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व आया, रिवैल्यूएशन रिजर्व जनरली क्या होता है कि आपको मींस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट आपको अपने SPL में भेजना पड़ता है। बट लेट्स से जिस एसेट के कॉन्टेक्स्ट में वो रिवैल्यूएशन किया गया है, अगर उस एसेट को आपने ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज कर दिया, आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा ही रह गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस रिजर्व को SPL में नहीं भेजा। तो हम क्या करेंगे, उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को आपके बुक प्रॉफिट का पार्ट बना देंगे और अकॉर्डिंगली हम उस पर मैट लगा देंगे। तो मेरे साथ साथ देख लें, अमाउंट स्टैंडिंग इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व रिलेटिंग टू रिवैल्यूड एसेट ऑन रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ सच एसेट शैल बी एडेड बैक फॉर कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं डियर, गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो अगर लेट्स से कि जो हम यहाँ पे अगर कोई एक्चुअल गेन हुई है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम ऐड बैक कर देंगे। बट हाँ, अगर लेट्स से कि नॉशनल गेन अगर आपने ऑलरेडी क्रेडिट की थी तो हम आगे देखेंगे कि हमने उसको माइनस किया होगा। आगे आते हैं, चलें, द अमाउंट द प्रॉफिट शैल बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग अमाउंट, क्या क्या अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व। तो लेट्स से कि अगर आपने अपने किसी रिजर्व से प्रॉफिट निकाल के अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर किया है डियर, तो हम उस प्रॉफिट को आपके बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनाएंगे, प्रोवाइडेड कि जिस साल आपने ये रिजर्व बनाया था उस साल जो आपका बुक प्रॉफिट है वो उस अमाउंट से बढ़ा था। सर कुछ बात समझ नहीं, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। लेट्स से कि प्रीवियस ईयर 2021-22 में हमने 100 लाख रुपीस हमारे P&L अकाउंट से निकाल के उसको जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो क्या 21-22 के ईयर के लिए जब हमने बुक प्रॉफिट कंप्यूट किया होगा, हमने क्या आपको 100 लाख रुपीस का डिडक्शन दिया होगा? नहीं, क्योंकि हमने आपके साथ पहले देखा था कि किसी भी तरीके का रिजर्व अगर आप अपने किसी भी रिजर्व में लेके जाते हैं, हम उसको बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए दोबारा से एड बैक करके कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर 21-22 में हमने एक रिजर्व बनाया, मीन्स P&L से पैसा निकाला और हमने इसको रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया। ठीक है, अब अगर हम इसी रिजर्व का पैसा दोबारा से लेट्स से 22-23 में P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो क्या इस पे दोबारा से आपको बुक प्रॉफिट के लिए इसको आपको कंसिडर करना चाहिए? नहीं, अदरवाइज क्या होगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो हमने कहा अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजन एंड क्रेडिट टू एसपीएल शैल बी रिड्यूस्ड यदि इफ द बुक प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर हैज ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड बाय सच रिजर्व और प्रोविजन। बट लेट्स से कि आपने जो है वो साहब रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया था, तो साहब आप अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं तो क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू करते हैं? नहीं। मुझे बताएं, अगर मैंने जनरल रिजर्व में पैसा भेजा तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने किसके थ्रू भेजा होगा? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। बट अगर मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई भी पैसा भेजा तो क्या मैंने उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू भेजा होगा? नहीं सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व तो आप किसी एसेट के रिवैल्यूएशन से आप मतलब क्रिएट करते हैं और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता। तो डियर, अगर मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व से पैसा निकाल के अपने एसपीएल में भेजा है तो वो मेरे बुक प्रॉफिट का पार्ट बना रहेगा, मींस उस वाले रिजर्व को मुझे माइनस नहीं करना। फिर से अगर लेट्स से किसी रिवैल्यूएशन रिजर्व से मैंने पैसा निकाला और मैंने अगर एसपीएल में भेजा तो साहब उसे मुझे बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए रिड्यूस नहीं करना है। जो वो पैसा है वो वहां पे एज इट इज पड़ा रहेगा। पर सर आप एक अन्याय कर रहे हो। मैंने कहा क्या? आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से पैसा निकाला और आपने उसको अपने एसपीएल में ट्रांसफर किया। आपने कहा कि आप इसको बुक प्रॉफिट के लिए माइनस नहीं करोगे, बट याद करें आप भी तो थे वो जिसने कहा था कि डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो आपने साहब हमें डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन अलाउ नहीं किया, पहली बात तो। और दूसरा, रिवैल्यूएशन रिजर्व से हमने पैसा एसपीएल में निकाला, आपने उस पर मैट लगा दिया। मतलब सर जी, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और अगर सिक्का अगर स्टैंड कर गया वो भी मेरा। मतलब अगर हेड भी मेरा, मतलब टेल भी मेरा, और अगर कॉइन अगर बाय चांस अगर स्टैंडिंग पोजीशन पर रह गया वो भी मेरा। आर यू गाइस गेटिंग? तो लॉ मेकर ने कहा हाँ आपका कहना तो सही है और ऐसा होना भी चाहिए, बट चलें आपकी भी बात मानते हुए हम एक काम करते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो पैसा आपने अपने एसपीएल में ट्रांसफर किया उसमें से वो पोर्शन जो कि मतलब डेप्रिसिएशन से बिलोंग करता है ड्यू टू रिवैल्यूएशन, हम वो माइनस करवा देंगे। वो माइनस करवा देंगे। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो देखेंगे डियर, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड credited to SPL shall be reduced to the extent it does not exceed the amount of depreciation on account of revaluation of the asset। ठीक बात है। आगे आते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। हमने आपके साथ देखा था कि एग्जेम्प्ट इनकम जो है उसमें हमारा बुक प्रॉफिट नहीं लगता, तो एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपने क्रिएट किया तो उसको माइनस कर दें। डेप्रिसिएशन हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है, बट कौन सा? जो कि अदर देन रिवैल्यूएशन से डील करता है। अगर डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन एसेट से डील करता है वो माइनस नहीं होगा। आगे आते हैं शेयर इन इनकम ऑफ यूपी बीओआई, जो कि साहब यूपी बीओआई ने ऑलरेडी मैक्सिमम मार्जिन रेट पे टैक्स पे कर दिया। आपको क्या उस पर दोबारा से मैट लगवा दें? पैसिव इनकम ऑफ फॉरेन कंपनीज, तो चूंकि ये जो इनकम है फॉरेन कंपनीज की, ये साहब एट रेट लोअर देन मैट से टैक्स की गई है इंटेंशनली, उस पर मैट लगवा के सर जी हम थोड़ा ना जो है वो देश की बदनामी करेंगे। नेशनल गेन ऑन बिजनेस ट्रस्ट, तो साहब नेशनल लॉस गेन होगा उसको माइनस कर दो। हमने आपके साथ नेशनल गेन को ऑलरेडी टैक्स कर दिया था। हाँ, लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, याद करें साहब बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स को ट्रांसफर करके जो एक्चुअल लॉस है, दिस इज बेसिकली व्हाट द एक्चुअल लॉस। तो ये जो एक्चुअल लॉस है ये हमने आपके साथ माइनस कर दिया, और जो नेशनल लॉस आपने ऑलरेडी माइनस किया था, हमने ऑलरेडी आपके साथ देखा था कि उसको हमने ऐड किया था। पेटेंट की जो इनकम होती है डियर, उस पर 10% का ATR है, मतलब ऑल्टरनेट टैक्सेशन मतलब रिजीम है, एवरीवन ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम कहना सीनियर डियर, वो दिस इज देयर इज द मींस प्रिजम्पटिव मतलब टैक्सेशन मींस रिजीम अंडर सेक्शन 115BF। वो सब आपको 10% ग्रॉस बेसिस पे टैक्स का अमाउंट आपको लायबल टू टैक्स बनाता है आपकी रॉयल्टी इनकम को, तो उस पर मैट लगा देंगे तो उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। मींस द होल पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 115BB है, जो जिसके लिए सरकार ने इतना जो है वो मतलब अप्रेजल अपना किया था, उसका पर्पस डियर डिफीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक नॉर्मल एंटिटी हैं डियर, तो मैट के कंप्यूटेशन के लिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे आपके अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दोनों में से जो कम होगा वो माइनस हो जाएगा। बट अगर आप एक ऐसी एंटिटी हैं जिसका लेट से BOD चेंज कर दिया गया और सरकार ने अपना BOD वहां पे लगवा दिया अंडर सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट, या फिर जिसकी कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग एक्सेप्ट कर ली गई अंडर द इंसॉल्वेंसी ऑफ और एंड बैंक्रप्सी कोड अंडर सेक्शन 7, 9 और 10, ऐसे सिचुएशन में डियर आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी मिल जाएगा, और आपको ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब डेप्रिसिएशन का मींस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी आपको जो है वो बुक प्रॉफिट से आप माइनस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है डियर, तो जिस साल आप सिक इंडस्ट्रियल कंपनी बने और जिस साल तक आप सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है वो आपका अमाउंट मैट के सब्जेक्ट नहीं होगा। आप सिक इंडस्ट्रियल कंपनी किस प्रीवियस ईयर तक रहते हैं? जिस प्रीवियस ईयर तक आपका जो एक्यूमुलेट जो आपका जो नेट वर्थ है वो आपके
एक्यूमुलेटेड मीन्स लॉसेस का या तो इक्वल नहीं हो जाता या तो उससे अधिक नहीं हो जाता उस प्रीवियस ईयर तक आप सिक इंडस्ट्रियल कंपनी रहते हैं। जिस प्रीवियस ईयर में आपके नेटवर्थ आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस से ज़्यादा हो गई, उस प्रीवियस ईयर से साहब आप फिर सिक इंडस्ट्रियल कंपनी नहीं रहते। डेफर्ड टैक्स एसेट हमने देखा था कि चूंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हमने आपको एड बैक हमने आपको अलाउ नहीं की थी। डेफर्ड टैक्स एसेट अगर आपने क्रेडिट किया तो उसको माइनस कर दो। अच्छा, सो दिस इज बेसिकली द समरी प्रोविजंस। अब आते हैं डियर अलाउबिलिटी। अच्छा, सीए से रिपोर्ट लेके आपको जमा करानी पड़ेगी, बाकी सारे प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। नन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट, ध्यान दीजिएगा इंश्योरेंस बिजनेस में मैट नहीं लगता, और जिन्होंने एटीआर ऑप्ट कर लिया 115 BAA या फिर 115 BAB उन पे मैट नहीं लगता। जल्दी से आगे आते हैं। और हाँ, अगर आप आईएफएससी की यूनिट है डियर तो उस केस में जो है आपके ऊपर मैट लगेगा 15% के रेट से नहीं 9% के रेट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है डियर। इज एडवांस टैक्स पेबल बाय द कंपनी विच इज सब्जेक्ट टू मैट अंडर सेक्शन 15 JB GCIT वर्सेस रॉल्टा इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बेहतरीन केस है। और डियर इस केस के आने के मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस केस लॉ के पहले बहुत सारे इश्यूज थे, और ऐसा नहीं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस केस के बाद इश्यूज खत्म हो गए। आज भी मैट से जुड़े हुए बहुत सारे केसेस आपको हाई कोर्ट लेवल पे पेंडिंग मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही कहा था यार कि भले आपके ऊपर मैट लगता है, आपके ऊपर बाकी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई करेंगे एक्सेप्ट दोज प्रोविजंस जो कि मैट ने खुद से ही मना कर दिए। तो जहां तक एडवांस टैक्स का सवाल है डियर, एडवांस टैक्स आपके ऊपर अप्लाई करेगा। मींस अगर आपके ऊपर मैट भी पेएबल है तो भी आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते या फिर आपने 90% ऑफ द एडवांस टैक्स अगर आपने विद इन द स्पेसिफाइड टाइम आपने पे नहीं किया तो आपके ऊपर 234B और 234C का इंटरेस्ट बन जाएगा एज द केस में भी। ठीक है, तो मतलब मुद्दे वाली बात है। GCIT वर्सेस रॉल्टा इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब डियर एग्जाम में इंस्टीट्यूट को कितना मतलब हाउ मच दिस हाउ मेनी टाइम दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, वो ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता डियर फाइनल स्टेज पे, क्योंकि डियर फाइनल स्टेज पे आपके लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से सिर्फ एक कदम दूर हैं। तो डियर यहाँ पे नॉलेज गेन करना हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि साहब हम जितना ज़्यादा कुछ हम सीख सकें। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो आपको ये भी सलाह दूंगा कि अगर आप इस केस का अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर मतलब जजमेंट अगर आप मतलब रीड करें फुल वाला, ये तो साहब हमने आपको 5 लाइन में ये वाला केस दे दिया, बट सुप्रीम कोर्ट का अगर मीन्स मतलब जजमेंट जो था यहाँ पे वर्डिक्ट अगर आप मतलब मीन्स इफ यू रीड यू विल गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि इस आप कैसे चीज़ें मूव करती हैं। तो देखेंगे मेरे साथ साथ हमने कहा था कि अगर आपके ऊपर मैट लग भी जाता है तो क्या हो आपके ऊपर बाकी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट भी लगेंगे और अकॉर्डिंगली आपको एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में ही साहब एक स्टेक आपका कह सकते हैं कि बाकी बहुत सारे केस लॉज हैं, बट स्टिल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं, हमारे लिए डियर वही रेलेवेंट है। अच्छा, फॉरेन कंपनीज, तो अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करें डियर, ऐसी फॉरेन कंपनीज जिनका सिर्फ और सिर्फ मींस प्रिजम्पटिव इनकम है, सेक्शन 44B मतलब शिपिंग बिजनेस, 44BB बोले तो माइनिंग वगैरह से, 44 मतलब BB है मतलब वो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, BBB हो गया डियर अगर आप पावर की टर्न की पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह में हैं और आपकी बाकी और कोई इनकम नहीं तो आपके ऊपर मैट नहीं लगेगा। लेट्स से अगर आप बाकी फॉरेन कंपनीज हैं तो साहब अगर आप फॉरेन कंपनी किसी ऐसे देश की मतलब रेजिडेंट है जिसका भारत के साथ DTAA है, और यदि आपका भारत में PE है तब तो मैट लग जाएगा। अगर आपका PE भारत में नहीं है तो मैट नहीं लगेगा। अगर आप किसी ऐसे देश की रेजिडेंट है जिसका भारत के साथ DTAA नहीं है, और यदि आपको भारत में इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेना है तब तो मैट लग जाएगा, अदरवाइज मैट नहीं लगेगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड इनकम, मतलब साहब मुद्दे वाली बात है मैट क्रेडिट। तो ध्यान दीजिएगा डियर, जिस प्रीवियस ईयर में आपने अगर मैट के हिसाब से टैक्स पे किया और जितना आपका मैट आपने पे किया और जितना आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती थी, वो दोनों का जो अंतर है दैट वुड बी ट्रीटेड एज मैट क्रेडिट, जिसको आप 15 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो लेट्स से कि आपकी मैट की लायबिलिटी बनती थी 28 लाख रुपए और आपकी नॉर्मल इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती थी 12 लाख रुपए, तो आपको पे क्या करना पड़ेगा 28 लाख रुपए। बट साहब ये जो 16 लाख रुपए है ना, इसको आप मैट क्रेडिट की तरह से कैरी कर सकते हैं। यू कैन कैरी इट एज अ मैट क्रेडिट फॉर 15 असेसमेंट ईयर। तो ठीक है साहब, आपने कह दिया कि 16 लाख रुपए मैट क्रेडिट का कैरी फॉरवर्ड कर लो। मैं 16 लाख रुपए का क्या करूं, मुझे एक मशीन खरीदनी थी, क्या मैं 16 लाख रुपए से पे कर सकता हूं? नहीं। अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकता हूं? नहीं। सरकार को GST दे सकता हूं? कुछ नहीं। इनकम टैक्स दे सकता हूं सरकार को? हाँ दे सकते हो, बट रुको, कितना दे सकते हो? सिर्फ उतना दे सकते हो जिस प्रीवियस ईयर में आपकी नॉर्मल प्रोविजन की टैक्स लायबिलिटी आपके मैट से ज्यादा है। तो ठीक है साहब, क्या मैं फिर पूरा का पूरा नॉर्मल टैक्स अपना इस मैट क्रेडिट से एडजस्ट कर सकता हूं?
हमने कहा रुक जाओ, अगर इतना ही आसान रहता तो फिर भारत देश फिर किस बात का। हमने कहा कि आप साहब नॉर्मल प्रोविजन, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी एज पर दी नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट अगर आपके मैट से ज्यादा है, आप मैट क्रेडिट यूज तो कर सकते हो, बट कितना यूज कर सकते हो, जितना आपका टैक्स पेबल एज पर दी नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज हायर देन द मैट। सर कहना क्या चाहते हो? लेट्स से हमारे पास मैट क्रेडिट 16 लाख रुपए का है, इसके 2 साल के बाद लेट्स से हमारा जो टैक्स पेबल एज पर दी नॉर्मल प्रोविजन लेट्स से 20 लाख रुपए है, और हमारी मैट लायबिलिटी आती है साहब 18 लाख रुपए। तो मुझे बताएंगे इस प्रीवियस ईयर की बात करें, इस प्रीवियस ईयर की बात करें तो इस प्रीवियस ईयर में हमारा टैक्स किसके रेट से, हमारा टैक्स किस हिसाब से पेबल होगा? सर जी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 20 लाख रुपए, मैट है 18 लाख रुपए, मींस नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी इज हायर देन मैट, तो हम नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से पे करेंगे, एग्री करते हैं, मींस हमें मैट के हिसाब से पे नहीं करना। चले तो हमें नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से हमारी टैक्स लायबिलिटी 20 लाख रुपए बनती है। लॉ मेकर कहता है कि जिस प्रीवियस ईयर में आपकी नॉर्मल प्रोविजन की टैक्स लायबिलिटी मैट से ज्यादा है, खुश हो जाओ क्योंकि आपका मैट क्रेडिट यूज होने का टाइम आ गया। बट हाँ ज्यादा खुश मत हो, कितना मैट क्रेडिट यूज कर सकते हो? जितना टैक्स पेबल अंडर द नॉर्मल प्रोविजन इज मोर देन टैक्स पेबल अंडर मैट। तो साहब यहाँ पे अगर आप देखें तो भले हमारा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पेबल 20 लाख बनता है, बट हम मैट क्रेडिट कितना यूज कर सकते हैं? सिर्फ 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20 लाख रुपए है इसको मैं मैट क्रेडिट से डिस्चार्ज कर सकता हूँ 2 लाख रुपए, और बाकी जो 18 लाख रुपए है मुझे इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा एडवांस टैक्स, TDS, TCS या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मींस बाकी जो 18 लाख रुपए है डियर, मैं उसको मैट क्रेडिट से डिस्चार्ज नहीं कर सकता। और चूंकि मेरे पास 16 लाख रुपए का मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, मैंने 2 लाख रुपए ऑलरेडी यूज कर लिया। अब मैं कितना मैट क्रेडिट फर्दर कैरी कर सकता हूँ? 14 लाख रुपए फॉर द रिमेनिंग ईयर्स, जो कि आपके 15 असेसमेंट ईयर में रह गया। ठीक है, अच्छा मैट क्रेडिट में डियर आपको किसी भी तरह के कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। अगर लेट्स से कि आपका जो, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी थे, अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थे जो कि LLP वगैरह में कन्वर्ट हो गई, तो साहब आप अपना मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा डियर, LLP पे ना AMT लगता है, LLP पे AMT लगता है, और इंडस्ट्री की मांग है, ठीक है साहब अगर हम कंपनी थे हमारे पर मैट लगता था, LLP बन के हमारे ऊपर AMT लगता है, तो ठीक है साहब आप कम से कम ये तो करा दो कि मैट क्रेडिट को AMT क्रेडिट ही बनवा दो। बट सरकार ने वो भी नहीं किया फिलहाल। तो अच्छा आते हैं पॉइंट ना, ये आपका जो क्लॉज 7 दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से डियर आपका जो टैक्स पेबल एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस जो है दैट इज ₹2 लाख, और आपका जो टैक्स पेबल एज पर मैट है दैट इज ₹3 लाख, और लेट्स से आपका FTC है फॉरेन टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 90 दैट इज ₹2.5 लाख। ठीक है साहब। अच्छा तो हम बात करते हैं हमारा टैक्स पेबल अंडर नॉर्मल प्रोविजन 2 लाख, मैट पेबल 3 लाख, तो हमें टैक्स किससे पे करना पड़ेगा? मैट के हिसाब से। मींस हमारा टैक्स पेबल कितना बना? 3 लाख। ठीक है चले साहब, मतलब हमें 3 लाख रुपए का टैक्स देना है। बट सर जी चले, जो टैक्स आपका देना है ये तो फिक्स हो गया, बट आपका FTC है, इसका रिबेट तो मिल जाएगा आपको 2.5 लाख। तो आपको एक्चुअल टैक्स कितना देना है? 50,000 रुपए। चले तो हमारा जो टैक्स पेबल है डेट इज ₹50,000। बहुत ध्यान से, क्योंकि 2.5 लाख रुपए का हमने अपना FTC एडजस्ट कर लिया जो कि हमें लीगली अलाउड है। अच्छा अब बात करते हैं मैट क्रेडिट की। आपको पता है डियर मैट क्रेडिट का नॉर्मल प्रोविजन क्या है? मैट क्रेडिट इज व्हाट टैक्स पेबल अंडर एज पर द मैट माइनस टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस। मतलब साहब 3 लाख माइनस 2 लाख मींस मैट क्रेडिट 1 लाख रुपए का। अच्छा तो साहब मैट क्रेडिट कितने का? 1 लाख रुपए का, ध्यान दीजिएगा, और टैक्स पेबल कितना? 50,000 रुपए, और मैट क्रेडिट 1 लाख रुपए का। क्या आपको दोनों के बीच में एक मिसमैच लगता है? सर हाँ मिसमैच तो है। कैसे? क्योंकि मैट क्रेडिट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था कि यार आप जितना टैक्स पे करते हैं अबव देन मैट, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जितना टैक्स पे करते हैं अबव देन मैट उसका आपको मतलब क्रेडिट मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपने टैक्स पे कितना किया अबव देन मैट? सब 50,000 रुपए, क्रेडिट कितना मिल गया? 1 लाख रुपए। तो ये डियर एनोमलिटी बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी, जिसको बहुत रिसेंटली शायद फाइनेंस एक्ट 2017 में अमेंड किया गया, जिसमें ये कहा गया कि यार ये जो मैट क्रेडिट है, ये जो 1 लाख रुपए का जो मैट क्रेडिट है, इसमें से उतना पोर्शन हम इग्नोर कर देंगे, उसमें से हम इतना पोर्शन इग्नोर कर देंगे जो कि क्लॉज नंबर 7 में दिया गया। हम कितना पोर्शन इग्नोर कर देंगे? देखेंगे मैट क्रेडिट आपका 1 लाख रुपए है, लेस कर दो टू बी इग्नोर्ड। ध्यान दीजिएगा हम कितना पोर्शन इग्नोर करेंगे? आपका जो FTC है, आपका जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, वो आपके नॉर्मल टैक्स पेबल से कितना एडजस्ट होता है? 2 लाख रुपए। आपका FTC मैट से कितना एडजस्ट हो गया? 2.5 लाख रुपए। कितना एक्सेस है? 50,000 रुपए।
इस एक्सेस को इग्नोर कर दो, मींस एक्सेस टू बी इग्नोर्ड 50,000 रुपए, और आपका जो मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगा डेट वुड बी 50,000। और साहब अब ये जो दोनों है ये बराबर हो गए और आपको 50,000 का मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड अलाउ होगा। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और छोटी सी बात हमने आपके साथ बात की थी डियर कि अगर आप लेट से ATR वगैरह ऑप्ट कर लेते हैं 115BAA या फिर 115BAB, उस समय से डियर आपके ऊपर मैट नहीं लगता। तो लेट से अगर आपके पास कोई अनअब्जॉर्ब्ड या फिर कैरी फॉर, अगर आपके पास कोई अनएग्जॉस्टेड मैट क्रेडिट है तो आप उसको 115BAA या फिर BAB के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते और वो लैप्स हो जाएगा। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आप लेट से 115BAA ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि डियर अगर आप 115BAB में जाएंगे तब तो सर जी कोई मैट क्रेडिट होगा नहीं। अच्छा हाँ, इसलिए मेरी बात पे मतलब थोड़ा सा ध्यान दें। कंपनी ऑप्टिंग फॉर 115BAA, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 115BAB में हैं, अगर आप 115BAB में ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके पास मैट क्रेडिट नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि साहब 115BAB को वही कंपनीज ऑप्ट कर सकती हैं जो कि न्यूली फॉर्म्ड कंपनीज होती हैं। तो साहब मैं आज की आज एक कंपनी बना और आज ही मुझे 115BAB को ऑप्ट करना है, तो फिर मेरे पास मैट क्रेडिट कहाँ से आ गया? बट हाँ, 115BAA जो है डियर वो एक न्यू कंपनी भी ऑप्ट कर सकती है, एग्जिस्टिंग कंपनी भी ऑप्ट कर सकती है। लेट्स से अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी 115BAA को ऑप्ट कर रही है, उसके पास तो डियर मैट क्रेडिट होने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, आगे आते हैं डियर मैट एंड इंड एस कंप्लायंट कंपनीज। डियर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे थोड़ा सा। इंड एस के केस में थोड़ा सा एक स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लाई करता है और इंड एस के केस में कुछ स्पेसिफिक बातें अप्लाई करती हैं जो कि नॉर्मल गैप के साथ अप्लाई नहीं करती। और मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे और करना चाहता हूँ। लेट्स से कि अगर आपके ऊपर इंड एस लगता है तो आपको अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो आपको इंड एस के हिसाब से बनाने हैं, बट जो हम बुक प्रॉफिट जो हम कंप्यूट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मैट, वो हम करते हैं एज पर द एडजस्टमेंट्स गिवन इन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115JB2। और वहां पे जो हम एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको सिर्फ वही एडजस्टमेंट्स कंसिडर करने हैं जो कि वहां पे दिए गए, इसके अलावा आप कोई और एडजस्टमेंट्स कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंड एस के केस में क्या होता है डियर, आपने इंड एस बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो वहां पे जब हम अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं वहां पे हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसके बाद फिर हम कंसिडर करते हैं डियर फ्रेंड्स अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दो तरीके का होता है। पहला तो वो इनकम होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो कि लेटर जो है वो जो आपके P&L अकाउंट में रिक्लासिफाई हो जाएगा, और दूसरा वो इनकम होता है जो कि लेटर ऑन रिक्लासिफाई नहीं होगा, मींस परमानेंटली वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कि फ्यूचर में आपके P&L में रिक्लासिफाई हो जाएगा, जो रिक्लासिफाई हो जाएगा हमें उसके लिए बॉदर नहीं होना। जो रिक्लासिफाई नहीं होगा डियर हमें उसके लिए बॉदर होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इनकम है ये परमानेंटली आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकल के एक सेपरेट रिजर्व में चला गया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम that will not be subsequently reclassified to the statement of P&L. it is what? It is a kind of reserve. और आपने क्या किया, आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक अमाउंट ली जो कि डेबिट भी हो सकती है और जो कि मतलब क्रेडिट भी हो सकती है, और आपने उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भेज दिया जो कि फ्यूचर में आपके SPL में रिक्लासिफाई नहीं होगा। इसका मतलब आपने प्रॉफिट से पैसा निकाला और आपने उसको रिजर्व में भेज दिया, और ये रिजर्व कभी भी आपके दोबारा से P&L का पार्ट नहीं बनेगा। तो आप अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बुक प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। भले आपने जानबूझ के नहीं किया, आपने इंड एस के हिसाब से किया, बट सर इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि बुक प्रॉफिट तो कम हो गया। आर यू गाइस गेटिंग? तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ। देखेंगे शॉर्ट नोट ऑन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा, Matt and companies preparing financial statement as per Ind AS for a company whose financial statements are drawn up in compliance with Ind AS, the book profit computed as per explanation 1 to section 15JB2 shall be further increased by all the amounts credited to the other comprehensive income in the SPL under the items that will not be reclassified to P&L account। मतलब ये हुआ कि आपने अपने P&L से जो भी पैसा क्रेडिट किया इस अकाउंट में उसको दोबारा से SPL में लेके चले जाओ मैट के पर्पज के लिए। ठीक है, अगर सर जी अगर मतलब मीन्स डेबिट कर दिया तो अपने बुक प्रॉफिट को क्या कर दो, मतलब सर जी मतलब कम कर दो। अच्छा, अगेन किससे, आइटम्स डेट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू SPL। तो सर हम क्या हमें उन आइटम्स के बारे में कंसिडर नहीं रहना जो कि फ्यूचर में रिक्लासिफाई हो जाएंगे डियर। वो आइटम जो कि फ्यूचर में आपके SPL में रिक्लासिफाई हो जाएंगे, तब तो वो साहब रिक्लासिफाई हो तो रहे हैं, जब वो रिक्लासिफाई हो जाएंगे उस समय हम अकॉर्डिंगली उसको अपने बुक प्रॉफिट के लिए कंसिडर कर लेंगे। आर यू गाइस गेटिंग? तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में कंसिडर रहना है, जो कि फ्यूचर में रिक्लासिफाई नहीं होंगे।
अच्छा सर, एक बात बताओ, जितनी भी आइटम्स हैं जो कि फ्यूचर में हमारे बुक प्रॉफिट में रिक्लासिफाई नहीं होंगे, इसलिए वो कहाँ जा रहे हैं, अंडर द हेड आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। हमें क्या उसको ईयरली बेसिस पे अपने मैट के लिए कंसिडर करना है, लॉ में करने का नहीं। दो आइटम्स ऐसे होते हैं डियर, जैसे पहला रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर एसेट्स एज पर इंड AS 16 एंड 38, और दूसरा गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ध्यान दीजिएगा, डेजिग्नेटेड थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। अगर आपने इसको मींस कंसिडर किया होता थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू SPL, तब तो कोई बात नहीं होती, बट आपने इसको कैसे कंसिडर किया है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। इन दोनों आइटम्स के केस में हमें ईयरली बेसिस पे कंसिडर नहीं करना, हम पूरा का पूरा जो गेन या फिर लॉस है, हम पूरा का पूरा गेन और लॉस उस प्रीवियस ईयर में कंसिडर करेंगे जिस प्रीवियस ईयर में आपने इन एसेट्स को या तो ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज कर दिया, या सेल कर दिया, या फिर हटा दिया, मींस रिटायर कर दिया, कुछ भी कर दिया। हम इन दोनों के लिए हम सिर्फ उसी प्रीवियस ईयर में कंसिडर करेंगे, बाकी जो आइटम्स होंगे आपको वो ईयरली बेसिस पे कंसिडर किए जाएंगे। तो जैसे लेट्स से कि अगर आपने कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान को अगर आपने लेट से इंड AS 19 के हिसाब से अगर आपने ईयरली बेसिस पे अगर उसकी वैल्यू चेंज की, तो साहब हमें जो है वो ईयरली बेसिस पे इसको जो है आपकी बुक प्रॉफिट का पार्ट बनाना पड़ेगा। बट ये जो दो आइटम्स हैं आपके कौन कौन से, रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर एसेट्स एज पर इंड AS 16 एंड इंड AS 38, और दूसरा गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम एज पर इंड AS 109, ये डियर हम उसी साल कंसिडर करेंगे जिस साल आप इन एसेट्स को मतलब मींस डिस्पोज कर देंगे, रिटायर कर देंगे, सेल कर देंगे, अदरवाइज आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, डीमर्जर में अगर कंपनी लेट्स से अपने किसी एसेट को ट्रांसफर करती है टू दी शेयर होल्डर्स एट अ वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम दी कैरिंग वैल्यू, लेट्स से कि हमारे पास कोई प्लॉट ऑफ लैंड था 1 लाख रुपए का, हमने डीमर्जर में उस एसेट को अपने शेयर होल्डर्स को 5 लाख रुपए का दे दिया, तो हमें 4 लाख रुपए का ना नॉशनल गेन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एज पर अपेंडिक्स A ऑफ इंड AS 10। ठीक है, बट साहब ये तो नॉशनल गेन है, ये कोई रियल में तो गेन नहीं है। तो अगर आपने कोई नॉशनल गेन अगर आपने क्रेडिट कर दिया इन योर SPL, तो साहब वो बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा। मींस डिक्रीज द अमाउंट क्रेडिटेड टू द SPL ऑन दी मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट टू द शेयर होल्डर्स इन अ डीमर्जर इन अकॉर्डेंस विद अपेंडिक्स A ऑफ इंड AS 10। इसी तरीके से लेट्स से कि हमारे पास कोई प्लॉट ऑफ लैंड था ₹10 लाख का, हमने 1 लाख रुपीस का अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया, और 9 लाख रुपए का हमने जो मींस नॉशनल गेन है हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया अपेंडिक्स A ऑफ इंड AS 10 के हिसाब से। तो क्या साहब ये बुक प्रॉफिट के लिए आपको अलाउ होगा? नहीं। तो जो 9 लाख रुपए आपने अपने SPL में माइनस कर दिए उसको बुक प्रॉफिट के लिए इंक्रीज कर दो। इंक्रीज बाय द अमाउंट डेबिटेड इन द SPL ऑन दी मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट टू द शेयर होल्डर्स इन अ डीमर्जर इन अकॉर्डेंस विद अपेंडिक्स ऑफ इंड AS 10। ठीक है, ठीक बात है सर। एक बात बताओ, लेट्स से कि डीमर्जर में जो डीमर्ज्ड कंपनी है उसने मतलब रिजल्टिंग कंपनी को अगर कोई एसेट दिया है और वो एसेट दिया है एट अ वैल्यू विच इज मींस डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिफोर डीमर्जर, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में डियर हम एसेट को रिजल्टिंग कंपनी के लिए मैट के पर्पसेस के लिए जब हम बुक प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे हम उसी वैल्यू पे कंसिडर करेंगे जो वैल्यू अपीयर हो रही थी इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर, और एनी चेंज इन सच वैल्यू शैल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी अंडर दिस सेक्शन। मतलब साहब रिवैल्यूएशन कंसिडर नहीं करना। ठीक है, आते हैं डियर बहुत इंपॉर्टेंट, जिस साल आपने इंड AS में ट्रांजिशन किया फ्रॉम द नॉर्मल इंडियन गैप, आप जिस साल इंड AS में गए उसको हम कहते हैं डियर ईयर ऑफ कन्वर्जेंस, और आपने जिस साल इंड AS ऑप्ट किया वो जनरली 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से होता है, और उसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और आपका निकलता है ट्रांजिशन अमाउंट। तो ट्रांजिशन अमाउंट को भी हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है मैट के लिए, और वो कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ता है 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट। लेट्स से कि अगर ट्रांजिशन अमाउंट पॉजिटिव है तो अगले 5 सालों के लिए आप अपने मैट को अपने बुक प्रॉफिट को बढ़ा दे 1/5 के लिए, और लेट्स से अगर ट्रांजिशन अमाउंट इज मींस नेगेटिव तो आप अगले 5 सालों के लिए 1/5 करके अपने प्रॉफिट्स को कम कर दें। सवाल बनता है ट्रांजिशन अमाउंट में क्या क्या चीजें नहीं आएंगे? ट्रांजिशन अमाउंट तो डियर आपको आइडेंटिफाई करना है एज पर दी इंड AS, बट हम मैट के लिए ट्रांजिशन अमाउंट में क्या क्या चीजें नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन अमाउंट इज बेसिकली वो ट्रांजिशन अमाउंट बेसिकली इंपैक्ट का कैलकुलेशन करता है जो कि नॉर्मल गैप से मींस इंडियन गैप से इंड AS पे जाने की वजह से होता है। तो ट्रांजिशन अमाउंट में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी? सबसे पहले इसमें कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। इसके बाद ट्रांजिशन अमाउंट में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी? ध्यान दीजिएगा डियर, बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग
amount adjusted in the other comprehensive income on the convergence date shall be subsequently reclassified to P&L account। तो साहब वो आइटम जो कि फ्यूचर में P&L अकाउंट में रिक्लासीफाई हो जाएंगे, तो मुझे बताएं, हमने आपके साथ ये जो पहले जो 2 पॉइंट्स देखे थे 2A और 2B, हम वहां पे हम किसकी बात करते हैं? सिर्फ उन आइटम्स की जो कि फ्यूचर में रिक्लासीफाई नहीं होंगे, बट चूंकि ये यहाँ पे रिक्लासीफाई हो रहे हैं, तो क्या हमें अभी हमें क्या ट्रांजिशन अमाउंट में से कंसिडर करना है? नहीं। इसे हम कब कंसिडर करेंगे? जब आप फ्यूचर में से रिक्लासीफाई करेंगे, आप उसको फ्यूचर में कंसिडर कर लेना व्हेन इट वुड बी रिक्लासिफाइड टू योर P&L अकाउंट। ठीक बात है। दूसरा, अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ एसेट्स एज पर इंडिया 16 एंड 38 एडजस्टेड ऑन द कन्वर्जेंस डेट। इसके लिए हम जो है वो कंसिडर करते हैं जब आपने इस एसेट को सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, मींस डिस्पोज कर दिया या फिर रिटायर कर दिया, हम इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरीके से गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम एज पर इंडिया 109 एडजस्टेड ऑन द कन्वर्जेंस डेट। तो साहब इसकी पूरी की पूरी एडजस्टमेंट, इसकी 100% एडजस्टमेंट कब होगी? जब आपने इस एसेट को सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, मींस रिटायर कर दिया वगैरह वगैरह। अगर अभी आपने इसमें कोई भी एडजस्टमेंट किया है, उस एडजस्टमेंट को हटा दो और 100% एडजस्टमेंट हम उस साल देखेंगे जिस साल आपने इस एसेट को सेल कर दिया, ट्रांसफर वगैरह कर दिया। ठीक है। अच्छा, adjustment relating to items of property, plant and equipment and intangible assets recorded at fair value as a deemed cost as per paragraph D5 and अजीब सी बातें लिखी। मतलब डिफरेंस मुद्दे वाली बात क्या है? रिवैल्यूएशन। अगर आपने लेट से अपने किसी भी एसेट का रिवैल्यूएशन कर दिया, तो हम रिवैल्यूएशन को बुक प्रॉफिट के हिसाब से कंसिडर करते हैं उस साल जिस साल आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से पैसा एसपीएल में ट्रांसफर किया, या लेट से कि आपके पास उस एसेट को ट्रांसफर करने के बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व रह गया, जो हमने आपके साथ पहले भी देखा था। अच्छा, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, जेवीज, एसोसिएट्स रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एज अ डीम्ड कॉस्ट। तो साहब जिस साल आप इस अपने इंटरेस्ट को यहाँ से मतलब सेल ऑफ करोगे वगैरह, तो हम उस साल उसमें एडजस्टमेंट को कंसिडर करेंगे। और फाइनली एडजस्टमेंट रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव ट्रांजिशनल ट्रांसलेशन डिफरेंसेस ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस एज पर पैराग्राफ D13 ऑफ इंडियाज 101 ऑन द कन्वर्जेंस डेट। तो साहब जब आप इस फॉरेन ऑपरेशन को जब आप इस मतलब सेल वगैरह जब आप मतलब कर दोगे, तब हम इसको कंसिडर करेंगे। हम इसको फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। So साहब that was whole about your Ind AS and MAT